हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है संस्कृत अनुवाद। तो यहाँ जानते हैं कि हिंदी से संस्कृत अनुवाद कैसे करें। संस्कृत अनुवाद बनाने से पहले आपको कुछ नियम जानना है, साथ साथ याद भी रखना है, तब आप अच्छे से अनुवाद बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, संस्कृत देवभाषा है, सुनने में कठिन है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान से आप वीडियो देखिएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह के वीडियो देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले संस्कृत में अनुवाद सीखने से पहले छात्रों को क्या क्या याद रखना है, तभी आप अच्छे तरीके से अनुवाद बना सकते हैं। सबसे पहले हिंदी के कारक चिन्ह है, उनको याद करना है कि हिंदी के कारक चिन्ह स्टूडेंट को सबसे पहले याद करना है। तो हिंदी में कारक का चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की और अधिकरण का चिन्ह में पर, संबोधन हे अरे। तो इसमें एक बात ध्यान रखना है कि करण कारक का भी चिन्ह से है और अपादान का भी चिन्ह से है। दोनों में अंतर क्या है? करण और अपादान में अंतर क्या है? तो जिस सेंटेंस से, जिस वाक्य से संबंध का बोध हो उसमें करण कारक का चिन्ह लागू होगा, और जिसमें जुदाई का बोध हो, जिस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि जुदाई का बोध हो रहा है, उसमें अपादान का से लगेगा। कहने का तात्पर्य है कि जैसे मैं कलम से लिखता हूँ तो मेरा संबंध किससे है? कलम से, अर्थात करण कारक में से जो चिन्ह है वह तृतीया विभक्ति लगेगा। अब मान के चलिए कि पेड़ से पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता की जुदाई हो रहा है, तो इस तरह के सेंटेंस में अपादान कारक का जो चिन्ह होगा से सप्तमी विभक्ति, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी विभक्ति अपादान कारक अर्थात से का विभक्ति लगेगा। कहने का अर्थ यह हुआ कि करण से संबंध का बोध होता है, चिन्ह से दोनों का है लेकिन करण से संबंध का बोध होगा और अपादान से जुदाई का बोध होगा। सिर्फ इतना याद रखना है। और साथ साथ कारक का चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। ये कारक चिन्ह सबसे पहले याद करना है, ठीक है। अब कारक चिन्ह के बाद वचन भी याद रखना है। जिस प्रकार हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन, लेकिन संस्कृत में तीन वचन होते हैं, ठीक है। एक वचन का बोध होता है एक के लिए, द्विवचन का बोध होता है दो के लिए, और बहुवचन का प्रयोग होता है तीन या तीन से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार संस्कृत में तीन वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। अब इससे आगे लाकार को समझते हैं। अब लाकार, मुख्यतः इन लाकारों को समझना है। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विधिलंग लकार और लिरिट लकार। कितना हुआ? 1 2 3 4 5। ये 5 लाकार को मुख्य रूप से अगर आप याद कर लेते हैं, इनके अर्थ को समझ जाते हैं, तो आपको अनुवाद बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, लट लाकार का प्रयोग वर्तमान काल में होता है, अर्थात लट लाकार वर्तमान काल, लोट लाकार आज्ञा के रूप में, और लंग लाकार भूतकाल के रूप में, अर्थात भूतकाल में जो वाक्य होगा वह लंग लकार कहलाएगा। विधिलंग लकार चाहिए के अर्थ में, जैसे तुम्हें पटना जाना चाहिए या मुझे खाना चाहिए
तो उसके अर्थ में, चाहिए के अर्थ में विधिलंग लाकार का धातु रूप चलेगा। ठीक है, लिरिट लाकार भविष्यत काल। तो आपको इसमें घबराने की बात नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है कि वर्तमान काल में अगर वाक्य आएगा तो किसका रूप चलेगा, लट लकार का। आज्ञा के रूप में अगर वाक्य आया तो किसका रूप चलेगा, लोट लकार का रूप चलेगा। भूतकाल में अगर कोई सेंटेंस है, वाक्य है, भूतकाल तो समझे होंगे, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल आप लोग जानते होंगे कि जो समय बीत गया है वह क्या होगा, भूतकाल। जो समय बीत रहा है वह वर्तमान काल, और आगे आने वाले समय क्या कहलाता है, भविष्यत काल। तो सिर्फ आपको याद रखना है, वर्तमान काल अगर सेंटेंस है वर्तमान काल में तो लट लकार का रूप चलेगा। आज्ञा के रूप में अगर कोई सेंटेंस है तो लोट लकार का रूप चलेगा। अगर भूतकाल के रूप में कोई सेंटेंस है तो लंग लकार के रूप में। उसी तरह चाहिए के अर्थ में सेंटेंस है, चाहिए लगा है सेंटेंस में तो विधिलंग लकार का रूप चलेगा। और भविष्यत काल में अगर कोई सेंटेंस है, वाक्य है, उसका जो संस्कृत अनुवाद बनाएंगे तो उसमें कौन सा रूप चलेगा, तो लिरिट लकार का धातु रूप चलेगा। ठीक है, इतना ही याद रखना है आपको, इसका अर्थ याद रखना है। जो आगे अगर हम इसमें लोट लकार से संबंधित जब हम धातु रूप बताएंगे तो उसमें आपको बड़ी आसानी होगी इनको समझने में। ठीक है, अब लकार पढ़ने के बाद एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष को समझना है। तो प्रथम पुरुष एक वचन में सह, द्विवचन में तो, बहुवचन में ते। स्त्रीलिंग के लिए रूप कैसा चलेगा, सा, ते, ता। और नपुंसक लिंग के लिए कैसा रूप चलेगा, एक वचन प्रथम पुरुष में तत्, द्विवचन में ते और बहुवचन में तानी। तो तत्, ते, तानी। तो आपको सिर्फ याद रखना है सह, तौ, ते। ठीक है, अब इस सह, तौ, ते, चाहे सा, ते, ता या तत्, ते, तानी में क्रिया क्या लगेगा, ती। ठीक है, और द्विवचन में क्या लगेगा क्रिया, तह, और बहुवचन में अंति। तो कहने का तात्पर्य है सह के साथ क्रिया लगाएंगे ती, तो के साथ क्रिया लगाएंगे तह, और ते के साथ क्रिया लगाएंगे अंति। जैसे वह पढ़ता है तो वह का संस्कृत हो गया सह। अब पढ़ना का होता है पठ, पठ धातु है, उसमें क्या लगाएंगे क्रिया में ती, तो पठती। ये नहीं लगा देना है पठता, तो क्या होगा सह पठती। अब उसी तरह से वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों का संस्कृत हो गया तो, और पठ धातु में तह लगाएंगे पठता, तो पठता। ते अर्थात वे सब पढ़ते हैं तो ते पठ अंति, क्योंकि क्रिया में लग गया अंति। तब आप लोग समझ गए होंगे सह, तो, ते क्रिया में क्या लगा, ती, तह, अंति। ठीक है, अब चलते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम, बहुवचन में यूयम। क्रिया में क्या लगा, सी, थ, थ। त्वम मन होता है तुम, युवाम मन तुम दोनों, यूयम मन तुम सब। अब त्वम के साथ क्रिया क्या लगा, सी। जैसे तुम पढ़ते हो तो त्वम पठसी, तुम खेलते हो त्वम खेलसी, क्रिया में लग गया सी। युवाम पठत, यानी कि तुम दोनों पढ़ते हो तो युवाम पठथ। जैसे युवाम के साथ थ लग गया, ठीक है, यूयम के साथ थ लगेगा। कहने का अर्थ है कि तुम सब पढ़ते हो, तो तुम सब का संस्कृत हुआ यूयम, तो यूयम पठथ। ठीक है, तो क्रिया भी याद रखना है, त्वम, युवाम, यूयम, क्रिया के साथ क्या लगा, सी, थ। ठीक है, अब चलते हैं उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में क्या होता है, एक वचन अहम, द्विवचन आवाम, बहुवचन वयम। अहम, आवाम, वयम। क्रिया में क्या लगता है, आमी, आवह, आमह। जैसे मैं पढ़ता हूँ तो मैं का संस्कृत हो गया अहम, पढ़ना का होता है पठ धातु से, अहम के साथ क्या लगाएंगे, आमी, तो पठ में आमी लगाएंगे, क्या होगा, पठामी। आवाम पठावह, वयम पठामह। ठीक है, तो क्रिया को समझ गए होंगे कि किस तरह से धातु रूप में क्रिया लगता है। तो इस तरह से
आपने उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम और क्रिया में आमी, आवह, आमह। तो इस तरह से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इन सारे प्रक्रियाओं को आपने पढ़ा। कुछ इसका अर्थ जान लीजिए, जो कमज़ोर छात्र हैं उनके लिए, जो संस्कृत उनके लिए नया है, उनके लिए अर्थ भी लिख दिए हैं। अर्थात एक वचन में क्या था, सह तोते, तो मान के चलिए कि एक वचन में सह, सा, तत्, यही था। तो तीनों का अर्थ हुआ वह। सह मन वह, तो मन वे दोनों, और ते मन वे सब। अर्थात ते, ताह, तानी का अर्थ हुआ वे सब, तौ, ते का अर्थ हुआ वे दोनों, सह, सा, तत् का अर्थ हुआ वह। ठीक है। त्वम मन तुम, युवाम मन तुम दोनों, यूयम मन तुम सब या तुम लोग, और अहम मन मैं, आवाम मन हम दोनों, और वयम मन हम सब या हम लोग। ठीक है। तो आगे की वीडियो में अनुवाद बनाने के लिए सीखेंगे किस तरह से क्रिया रूप, धातु रूप चलता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।